Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about the usage of may and might of modal auxiliary verbs. यानी आज मैं modal auxiliary verbs के may तथा might के प्रयोग के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो let's start this video lecture. ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग सबसे पहले मे के यूज को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मे को हम लोग सबसे पहले उच्चारण को पढ़ लें। तो ध्यान रखिए, हम लोग मे को जनरली मे ही बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में, जैसा कि लिखा गया है। अब इसका प्रयोग कई तरीका से किया जाता है। पहला जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा नाउन के रूप में किया जाता है। तीसरा एडवर्ब के रूप में किया जाता है और चौथा फ्रेज के रूप में किया जाता है। शायद आप इसके पहले इतने प्रयोग को पढ़े हों। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसके डिटेल प्रयोग को पढ़ लें। उसके बाद वन बाय वन कर हम लोग इस सब को भी पढ़ेंगे। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ जो होता है, यानी हिंदी अर्थ होता है, यानी क्रिया के साथ ये जुड़ा होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं कर। और जब यह सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में जुड़ा होता है तो इससे संभावना का बोध होता है, यानी किसी कार्य को होने की संभावना के बात को वहां दर्शाया जाता है या समझा जाता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, जैसे इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर हम लोग हो सकता है, चाहे हो सकती है, चाहे हो सकते हैं, जब भी आता हो किसी वाक्य के अंत में, तो ऐसे स्थिति में हम लोग जब में से उस सेंटेंस को दर्शाए होते हैं तो वहां पर संभावना समझते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग कैन से दर्शाते हैं किसी कार्यों को, तो वहां पर हम लोग शारीरिक और मानसिक क्षमता या योग्यता की बात को समझा जाता है या दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संभावना वाली बात को दर्शाएंगे, यानी में से जितने भी इसमें प्रयोग होंगे वो टोटली संभावना से रिलेटेड ही होगा। तो ध्यान रखिए, हम लोग सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में समझ लें। तो ध्यान रखिए, में से हम लोग या में का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, संभावना के लिए, यानी फॉर पॉसिबिलिटी। दूसरा आस्किंग फॉर परमिशन, यानी परमिशन मांगने के लिए हम लोग करते हैं मे का प्रयोग। और मे का प्रयोग गिविंग परमिशन, यानी परमिशन देने के लिए भी, यानी अनुमति देने के लिए भी किया जाता है और अनुमति लेने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह लास्ट इसका जो प्रयोग होता है वो किसी इच्छा या आशा को व्यक्त करने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल्स भी है। कभी भी मे का जब प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद मे का प्रयोग किया जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, और उसके बाद मे अपने बाद में जब भी किसी वर्ब को लेगा तो वो V1 को ही लेगा। यदि मे के बाद हैव का प्रयोग करते हैं तो हैव भी वहाँ V1 के ही रूप में वहाँ पर है, और हैव अपने बाद में उस कंडीशन में V3 को लेता है। नहीं तो मे के डायरेक्ट बाद कोई वर्ड का प्रयोग होगा तो V1 में होगा, और हैव यानी मे के बाद हैव का प्रयोग करेंगे तो V3 का प्रयोग करेंगे। वन बाय वन कर हम लोग समझें। ध्यान रखिए, जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ईट का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी मौसम को या दिन को दर्शाने के लिए, समय को, तो वहाँ पर ईट का अर्थ नहीं लगाया जाता है।
तो यहाँ पर है कि आज वर्षा हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ईट का हम लोग अर्थ नहीं लगाए, यहाँ से हम लोग आज वर्षा हो सकती है इसे लगाए। यहाँ ध्यान रखिए, ही मे कम टुमारो, यानी वे या वह है कल आ सकता है, यानी संभावना दर्शाया जा रहा है इससे कि उसकी आने की कल संभावना है, यानी आने वाले कल की बात हो रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर है, इसी को यदि हम लोग पैसिव फॉर्म में बदल ले, यानी पैसिव वॉइस में बनाने लगे, तो सब्जेक्ट के बाद में, मे के बाद में बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करते हैं तो भी3 का प्रयोग होता है, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पैसिव फॉर्म में बदल जाता है। जैसे दिस वर्क मे बी कंप्लीटेड बाय हिम इन टाइम, यानी यह कार्य या इस कार्य को उसके द्वारा समय पर पूरा किया जा सकता है। फिर से समझिए, इस कार्य को उसके द्वारा समय पर पूरा किया जा सकता है, यानी यहाँ पर ये संभावना को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिए, इसी के सेंस में हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये संभावना से बात को समझ रहे हैं, यानी संभावना को दर्शाकर कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है। यदि हम लोग इसी बात को हम लोग क्षमता से दर्शाने लगे, यानी कार्य इस भी क्षमता यानी कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब हम कार्य को किसी कहीं ना कहीं हम लोग बलपूर्वक करते हैं, मानसिक या आपको शारीरिक। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग कैन बी का भी प्रयोग कर इस ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारा उसकी क्षमता को बोध कराएगा कि वो उसके पास क्षमता है कि वो समय पर पूरा कार्य कर देगा। और यहाँ पर हम लोग क्षमता को तो व्यक्त कर ही रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर संभावना को भी जता रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मे का प्रयोग किए हैं। इसमें बहुत भारी कंफ्यूजन हो जाता है छात्रों को कि कैन का प्रयोग करें या मे का। तो ध्यान रखिए, अपनी मानसिक स्थिति को समझ लेना पड़ेगा, या कार्य के आधार पर या आपकी सोच को समझना पड़ेगा कि आप किस सेंस में प्रयोग करते हैं। उसी सेंटेंस को आप यदि मानसिक और शारीरिक क्षमता को बताने के लिए कर रहे हैं तो कैन का प्रयोग करें, और उसी कार्य को यदि आप संभावना को दर्शाने के लिए कर रहे हैं तो मे का प्रयोग करें। अब नेक्स्ट है, सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करेंगे और हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। यानी यहाँ हम बता रहे हैं कि मे अपने बाद में कितनी तरह से स्ट्रक्चर बना सकता है या अपने साथ भाव को लेकर के बना सकता है। तो ध्यान रखिए, मे के बाद हैव का प्रयोग कर भी3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो ये परफेक्ट फॉर्म में होगा। जैसे परफेक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि वो कार्य, यानी ऐसा कार्य जो तुरंत अभी अभी हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी हो या चल रहा हो, तो ऐसे फॉर्म को, यानी ऐसे भाव को परफेक्ट फॉर्म कहा जाता है, या परफेक्ट कार्य भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ही मे हैव मिस्ड हिज ट्रेन, यह कह रहा है, यहाँ संभावना से परफेक्ट फॉर्म बना रहा है। ये कह रहा है कि शायद, यहाँ पर शायद का सेंस अब लगने लगेगा, शायद वे अपनी ट्रेन मिस कर चुके होंगे, यानी कि छोड़ चुके होंगे। यानी ऐसा संभावना ये लग रहा है कि वो अपनी ट्रेन को छोड़ चुके होंगे, शायद ऐसा लग रहा है, तब यहाँ पर वो दर्शाया जा रहा है इसको में से। तो यहाँ पर संभावना की बात किया जा रहा है और ये परफेक्ट फॉर्म में सेंटेंस है। ध्यान रखिए, और भी सेंटेंस को समझिए। ही मे हैव फॉरगेटिंग द मीटिंग, यानी यहाँ पर संभावना दर्शाया जा रहा है या संभावना है कि वे शायद मीटिंग को भूल चुके होंगे या भूल गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात आपके मन में आता होगा कि यहाँ पर हम लोग जो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे थे और तो ऐसे स्थिति में या दर्शाते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी को, तो उस में या उस हिंदी वाक्य अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमारा गा गे गी का भी अर्थ आने लगा।
तो ऐसे में ध्यान रखिए कि इसमें निश्चित रूप से कन्फ्यूजन तो होता है, लेकिन इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हम गा गे गी से संभावना को दर्शा रहे हैं या कुछ और को, या इच्छा को दर्शा रहे हैं। क्योंकि गा गे गी का प्रयोग कर कर हम लोग अपनी इच्छा को भी हम लोग दर्शा सकते हैं या दर्शाते हैं हम लोग, जैसे ऊड के प्रयोग में है। तो यहाँ पर हम यदि अपनी संभावना को दर्शा रहे हैं तो वो सकता है, सकती है, सकते हैं न हो करके वो गा गे की से भी हम अपनी संभावना को दर्शा सकते हैं। जैसे हम यदि सोचते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे और वो संभावना की बात होती है या संभावना ऐसा है जाने का, तो उस स्थिति में हम मे का प्रयोग कर बना सकते हैं ऐसे सेंटेंस को। तो ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि वे, तो हो गया कि वे शायद मीटिंग भूल चुके होंगे या भूल गए होंगे। अब यहाँ पर यदि हिंदी हम सकता है, सकती है लगाएंगे तो हमें सुटेबल नहीं होगा या सेंटेंस सही भी नहीं लगेगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, सी मे हैव वर्कड हार्ड। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि वह कठिन परिश्रम की होगी। यहाँ पर हम लोग वुड से भी प्रयोग कर दर्शा सकते हैं। ही वुड हैव वर्कड हार्ड, वो कठिन परिश्रम की होगी, यानी वहाँ पर हम लोग ऐसे स्थिति में संभावना को हम लोग दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिए, मे से ही जनरली ज़्यादा बेहतर होता है और वुड का प्रयोग करते हैं इच्छा को दर्शाने के लिए, है ना। तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट के बाद मी, हैव प्लस बीन प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी इसी का जस्ट पैसिव फॉर्म है। तो देखिए, जैसे ट्रेन, द ट्रेन मे हैव बीन कॉट बाई हिम, यानी कि इसी का यानी परफेक्ट फॉर्म का ही ये पैसिव वॉइस हो गया। यानी कह रहा है कि ट्रेन उसके द्वारा पकड़ी जा चुकी होगी, यानी कि ऐसा कहकर वो संभावना को दर्शा रहा है। इसलिए ऐसे सेंटेंस से हम लोग संभावना को भी दर्शा सकते हैं और ये सेंटेंस परफेक्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं या एडजेक्टिव प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे ही मे बी अ गुड टीचर, यानी वे एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है और टीचर यहाँ पर नाउन है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन को यहाँ पर दर्शाया गया। और यहाँ पर एक टीचर है इसलिए ए का प्रयोग किया गया। अधिक रहते तो यहाँ पर ए का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और अभी कह सकते हैं ही मे बी और डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है, यानी संभावना है, स्पष्ट नहीं है कि वो डॉक्टर है या नहीं है। उसके ऐसे आपको बातों से लग रहा है या उसके चेहरे से या उसके एक्टिविटी से लग रहा है कि वो डॉक्टर हो सकता है। तो ध्यान रखिए, तो ऐसे में हम लोग संभावना को मे बी का प्रयोग कर दर्शाते हैं। नेक्स्ट, जब हम लोग परमिशन लेते हैं तो ध्यान रखिए, आस्किंग फॉर परमिशन, यानी परमिशन को हम लोग पूछने के लिए, मांग करने के लिए। आस्किंग फॉर का मतलब होता है मांगना, परमिशन यानी अनुमति, और गिविंग फॉर परमिशन, और परमिशन देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाशय। तो यहाँ हम लोग परमिशन मांगने की बात कर रहे हैं। इसी तरह मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम का प्रयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ ऐसे इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन पूछने के साथ परमिशन भी मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया। और वहीं पर हमारा जब हम लोग गिविंग परमिशन यानी परमिशन हम लोग देने लगेंगे तो या परमिशन दिया जाता है, तो यहाँ पर आई का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का कहा कि मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर परमिशन यदि
जब देने दिया जाए या देने लगा जाए, तो ऐसे स्थिति में आई में, आई नहीं, यहाँ पर यू में गो, सॉरी यू में कम इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तुम अंदर आ सकते हो, यहाँ पर कर सकते हैं यू मे यूज माई पेन, तुम मेरे कलम को प्रयोग कर सकते हो, यानी यहाँ पर परमिशन लेने की बात हो गया, देने की बात हो गया। उसके बाद ध्यान रखिए, यू मे नॉट टेक फोटोग्राफ्स इन दिस म्यूजियम, यहाँ कह रहा है कि तुम इस म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हो। यहाँ पर परमिशन देने की बात है कि वो देगा या नहीं देगा। तो ऐसे स्थिति में हमारा, हालांकि निगेटिव यहाँ पर है, तो निगेटिव से यहाँ बात हो रहा है कि वो परमिशन नहीं दे रहा है, यानी परमिशन देने के ही सेंस में प्रयोग हो रहा है, लेकिन निगेटिव यहाँ पर सेंस प्रयोग किया गया है कि तुम इस म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं ले सकते हो। तो ध्यान रखिए, हम लोग इस तरह से आपको परमिशन देने की बात करते हैं और लेने की बात करते हैं। लास्ट वन जो इसका यूज है यहाँ ध्यान रखिए, वो है फॉर विशेष और हॉफ। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर विशेष और हॉफ का जब यूज करते हैं तो यानी कि ये कह सकते हैं कि मे का प्रयोग कर कर हम लोग अपनी इच्छाओं को या आशा को व्यक्त करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, और ऐसे में हम लोग कह सकते हैं प्रार्थना को भी दर्शाया जाता है, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है प्रार्थना को दर्शाने के लिए, या किसी को कह सकते हैं कर्ज देने के लिए, श्राप देने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी उम्र दीर्घायु हो, तो अच्छी कामना कर रहा है या उसका इच्छा भी कह सकता है, कह सकते हैं इसमें कि वो कर रहा चाहता है कि तुम अधिक दिनों तक जियो, यानी आपकी उम्र दीर्घायु हो। मे यू बी सक्सेसफुल, यानी तुम सफल हो। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, यानी कि वह भवन ढह जाए। तो यहाँ पर हमारा विशेष ही है यहाँ, लेकिन यहाँ निगेटिव विशेष है ना। तो और भी कह सकते हैं मे गॉड हेल्प द पुअर, भगवान गरीबों की मदद करें। तो यहाँ भी आपको प्रे के रूप में है, इच्छा को दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग इसमें मे का प्रयोग शुरू में करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ह्यूमन के रूप में वर्ब को रखते हैं, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी शब्द को रखते हैं, यानी नाउन को, एडजेक्टिव को, जो भी वर्ड हमारे यूज के अनुसार है वहाँ हम लोग रखते हैं या सेंटेंस के अनुसार। और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का अंत में प्रयोग किया गया है। अब ये ना है कि ऐसा ना करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लें। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क को प्रयोग तभी करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछ करके हम लोग परमिशन को ले रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि हम लोग अपनी इच्छा को दर्शा रहे हैं, किसी की शुभकामना दे रहे हैं बेहतर होने के लिए, या आशा कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखिए, और भी अब हम लोग हमारे पास प्रयोग है, जैसे करना नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में और फ्रेज के रूप में। तो इससे हम लोग 1 बाय 1 कर सीखे। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो ये पार्ट बचा है उसमें से पहला है जो नाउन के रूप में। तो यहाँ पर जब नाउन के रूप में हम मे का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में वो मंथ का नाम हो जाता है, और हम लोग वही उच्चारण करते हैं जो मोडेल वर्ब के रूप में करते हैं, यानी में ही करते हैं ऐसे में भी। यानी एक्चुअली इसका उच्चारण में ही करना है किसी कंडीशन में,
लेकिन इसका हिंदी जब हम लोग बोलने लगते हैं इस यानी मंथ के नाम में, तो हम लोग मई बोलते हैं। और इंग्लिश में यदि इसको उच्चारण करेंगे तो मई बोलेंगे, और मंथ के नाम यानी हिंदी में बोलेंगे तो मई कहेंगे। तो ध्यान रखिए, अब मई क्या है, तो मई को इसको नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं आसानी से, तो मंथ का नाम के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मे इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि मई जो है, यानी अब इसको हिंदी करेंगे तो इसको मई कह सकते हैं, और जब उच्चारण करेंगे तो मे कहेंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसको मे को मई ही कहते हैं, मई ही उच्चारण करते हैं। तो ऐसे में ये उच्चारण करना सही नहीं है, ये हिंदी हो गया। और इसका हम लोग एक्चुअली जब उच्चारण करते हैं तो हमें मे का उच्चारण करना चाहिए, ये मई का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मई हिंदी वर्ड हो गया और मे इसका उच्चारण हुआ। तो मे इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि मे जो है यानी मई है, मई साल के 5वें महीना है। अब इसी को हम लोग एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो एडवर्ब के रूप में जब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग मे और बी को ज़्यादातर एडवर्ब के रूप में सटाकर ही लिखते हैं, यानी दोनों को ज्वाइन कर प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो लगभग या शायद के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे मे बी ही विल कम, यानी शायद वे या वह आएगा। इसका मतलब हुआ कि शायद वह आ सकता है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि जब मे बी का यूज कर दिए तो हम आगे के सेंटेंस को किसी भी टेंस पर हम रख सकते हैं। इसी तरह देखिए, वी गो देयर, यानी हम लोग वहां जाते हैं। मे बी वंस और ट्वाइस अ मंथ, यानी कि हम लोग लगभग के अर्थ में है, लगभग महीने में एक बार या 2 बार वहां जाते हैं। ये लगभग का है या शायद भी के भी सेंस में कर सकते हैं। तो हम लोग मेक भी यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए। यहाँ भी देखिए, मे बी किसी सेंटेंस के शुरू में भी हो जा सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। मे बी यानी शायद, यू शुड टेल हर, शायद तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब के प्रयोग में इसको समझा जाता है मे बी को। और लास्ट वन जो प्रयोग है वो फ्रेज के रूप में है। तो फ्रेज के रूप में जब करेंगे तो मे के बाद एज का प्रयोग कर, एज वेल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद V1 का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग मे के बाद V1 का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते थे और मे के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे। अंतर यही है कि मे के बाद एक एज वेल का प्रयोग हो गया है, जो ये बताता है कि किसी काम को सही या उचित करने का कारण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या यह बताता है। यानी कोई काम को करते हैं तो ये जानना चाहता है कि क्या आपके पास उस काम को करने का कोई सही या उचित कारण है कि आप काम को करते हैं। तो ये सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मे एज वेल स्टार्ट, यहाँ ध्यान रखिए सब्जेक्ट का प्रयोग किए, मे का प्रयोग कर दिए और एज वेल का प्रयोग कर दिए, और वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग कर दिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए। अरे कि यू मे एज वेल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अरे कि तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम्हारे पास का सेंस इस फ्रेज से आ रहा है, यानी मे एज वेल से आ रहा है। यानी हालांकि तुम तो यहाँ पर है, यानी तुम्हारे, यानी तुम का तो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पास का अर्थ इसी के वाक्य सेंस से है, क्योंकि सही या उचित कारण होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या होने के अर्थ में किया जाता है। तो होना का मतलब हुआ पास होना या रखना के सेंस में। यानी कह रहा है कि इसका अर्थ होगा तुम्हारे पास नया व्यवसाय शुरू करने का सही या उचित कारण है या क्या है, यहाँ पर ये जानना चाहता है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा
ऐसे सेंटेंस का प्रयोग कर कर हम लोग वाक्य को बनाते हैं। और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे he may as well go to meet the chief minister। यानी ये कह रहा है कि तुम्हारे पास चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए कारण है या क्या कारण है। तो यहाँ पर कारण होने और कारण उसके रीजन को जानता है कि उचित कोई आपके पास तरीका है या नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर में का प्रयोग कर कर उसके बाद एज वेल का प्रयोग करते हैं, तो ये फ्रेज के रूप में हो जाता है। ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कारण यानी उचित कारण को तो ये समझता ही है, और ऐसे में हमारा ये क्या का प्रयोग लिखना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम क्या लिखें। जैसे तुम्हारे पास नया व्यवसाय शुरू करने का सही या उचित कारण है, ये कहता है, या ये इसका अर्थ होगा कि उसके पास मुख्यमंत्री से मिलने का उचित कारण है या सही कारण है। तो ऐसे में हम लोग सेंटेंस को फ्रेज के रूप में समझा जाएगा इसको, यानी यहाँ पर मे एज वेल एज का प्रयोग कर कर हम लोग फ्रेज के रूप में सेंटेंस को बनाते हैं। तो इससे भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो ध्यान रखिए कि अब हमारा जो सेकेंड था यानी मे के बाद माइट, तो उससे मैं बताने जा रहा हूँ। तो माइट का भी प्रयोग तीन तरीका से किया जाता है। पहला मॉडल रेगुलर वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में और फ्रेज के रूप में। तो नाउन के रूप में जब करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। और इससे भी हम संभावना को ही व्यक्त करते हैं, यानी ऐसा संभावना जो गुजर चुका हो चुका हो। तो या क्योंकि प्रेजेंट ये मे का प्रयोग प्रेजेंट की संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है, और माइट का प्रयोग पास्ट की संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में हम उसका हिंदी अर्थ सकता था, सकती थी, सकते थे लगाएंगे, या सका, सकी, सके लगाएंगे जब उसे मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये भी जान लीजिए कि ये माइट मे का ही पास्ट रूप है, इसलिए इसे पास्ट के रूप में यूज हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें यह भी बात है कि ये जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग हम लोग पास्ट के लिए ही करेंगे। इसका प्रयोग मे की ही तरह कॉमन हो चुका है प्रयोग करना, यानी लगभग इसका प्रयोग आज के डेट में मे की ही तरह यूज हो रहा है, यानी इससे भी हम लोग प्रेजेंट की संभावना को दर्शा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, यही कारण है कि छात्र को पढ़ते समय काफ़ी कंफ्यूजन के सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये स्पष्ट समझ लीजिए कि जब हमारे पास किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट में है ही, तो हम पास्ट या माइट से क्यों संभावना को व्यक्त करेंगे। तो स्पष्ट इसमें दिमाग में बात बैठा लीजिए कि जब भी संभावना प्रेजेंट की संभावना को दर्शाना हो या फ्यूचर की भी संभावना को दर्शाना हो,
तो ऐसे में हम मे का प्रयोग करेंगे, और ये पास्ट को इस संभावना को दर्शाना हो तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मे और माइट में अंतर समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, तो हम लोग पहले मे के प्रयोग को समझ लें। तो जो मॉडल वर्ब के रूप में है, ध्यान रखिए, एम से मॉडल, ए से एक्जुअली, वी से वर्ब, इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रयोग करेंगे पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, तो सेम उसी तरह मे के ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सब्जेक्ट के बाद मे में भी V1 का प्रयोग होता है, तो इसमें भी माइट में भी V1 का ही प्रयोग होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट माइट रेन यस्टरडे, यानी कल वर्षा हो सकती थी, यानी ऐसा संभावना कल जताया था, ऐसा उसको कल लग रहा था कि वर्षा होगी, लेकिन वर्षा हो नहीं पाई। तो इसलिए ये एक दिन बाद कह रहा है कि ऐसा संभावना था कि कल वर्षा हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पाई, ऐसा बात कह रहा है। तो ये पास्ट को संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं। दूसरा ही सेड, ये देखिए, जब दो सेंटेंस एक साथ जोड़ते हैं तो संभावना को दर्शाने के लिए आपको ऐसे में ये मजबूरी हो जाता है। ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखिए, ऐसे सेंटेंस में मजबूरी होगा कि आपको पास्ट में माइट में जाना ही पड़ेगा, में से नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस को भी हमें पास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे में सेंटेंस को पास्ट में ये ले जाने के लिए हमें उससे सेंटेंस के वर्ब को बदलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मे को माइट में यहाँ पर लिखा गया है। तो ही सेड, उसने कहा, यहाँ पर की का सेंस छिपा हुआ है, डेट जोड़ भी सकते हैं। उसने कहा कि वह आ सकता है, या यहाँ आप टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आ सकता है नहीं, उसने कहा था कि वो आ सकता था, ये सेंस में है, क्योंकि पास्ट है, ये भी पास्ट का सेंस रखेगा। यहाँ पर ही सेड, उसने कहा था या उसने कहा कि ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है का सेंस यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बोलने में यहाँ दे जरूर रहे हैं, या बोलने में अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंस है पास्ट का, यानी पास्ट की बात हो रहा है। कह रहा है कि उसने कहा था कि वह आ सकता, ये वह है लेट हो सकता है, या विलम्ब हो सकता है, या देरी कर सकता है, यानी कि वो देरी कर सकता था का यहाँ सेंस है। She worked hard so that he might pass, वह कठिन परिश्रम करती थी ताकि, so that means ताकि वह पास यानी सफल हो सके। तो यहाँ पर ये वर्क ये पास्ट टेंस में, इसलिए दूसरा भी सेंटेंस को हम लोग माइट से संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, यानी पास होने की जो संभावना है इसको, इसलिए हम लोग पास्ट में प्रयोग किए, माइट को मे का प्रयोग न किए, क्योंकि ये इधर वाला पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में जाएगा। अब इसे ध्यान रखिए कि माइट का प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं, जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। जैसे ध्यान रखिए, ही सेड टू मी आई मे टीच यू इंग्लिश, कह रहा है कि उसने कहा मुझसे, आई मे टीच यू इंग्लिश, मैं आपको शायद अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ मे का प्रयोग शायद के सेंस हम लोग रखते हैं, मे के प्रयोग जब भी करते हैं तो ये होगा। इसको जब ये डायरेक्ट स्पीच में हुआ, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही टोल्ड, सेट को टोल्ड में बदल देते हैं, ऐसा नियम है। और टू को हटा देते हैं, क्योंकि टोल्ड अपने बाद में टू नहीं लेता है और सेट अपने बाद में टू लेता है, इसलिए सेट के बाद टू को रखा गया था। अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर दिए, तो टोल्ड अपने बाद में टू नहीं लेता है, इसलिए टू हटा दिए, मी डायरेक्ट आ गया। डबल इन्वर्टेड कमा को हटाते हैं तो एक कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ने के लिए आता है, वो कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस इधर आता है। तो यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू होने वाला, जिससे स्वीकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। तो ऐसे में उस सेंटेंस को जोड़ते समय डैट का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा कि उसने मुझे कहा था कि, ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए, ऐसा नियम है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है और यहाँ फर्स्ट पर्सन आई था तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो ही में बदल गया।
और मे को माइट में देखिए यहाँ बदल दिए, क्योंकि यहाँ टोल्ड पास्ट टेंस में था तो इसलिए इसको भी पास्ट टेंस में बदल दिए। और टीच यहाँ पर मे हो या चाहे माइट हो, टीच वही रूप में रहता है, यानी V1 में ही रहता है, क्योंकि मोडुलरी भाव कोई भी हो वो अपने बाद में V1 ही लेता है, ये फिक्स रूल्स है। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सेकंड पर्सन हमारा मी है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ भी मी में बदल गया। जिस वर्ड के अनुसार बदलेगा उसी वर्ड का यहाँ प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके रूप के अनुसार, जहाँ पर जो ये रूप जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में यहाँ भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जिसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखे, पोसेसिव में रहता तो पोसेसिव में रखते, ऐसा नरेशन का रूल्स है। तो मी हो गया, और इंग्लिश है तो इंग्लिश उतार दिए। नाउन कभी बदलता नहीं, जिसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो ये अर्थ हुआ कि उसने मुझे कहा था कि वह मुझे पढ़ा सकती थी, यानी मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकती थी। आगे नेक्स्ट, टू एक्सप्रेसेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी, यानी कह रहा है कि माइट का प्रयोग जब हम करते हैं तो ऐसे संभावना को दर्शाते हैं जो हो नहीं पाया, यानी पूरा नहीं कर पाए। जैसे ऐसे में हम लोग उस सेंटेंस को परफेक्ट फॉर्म में दर्शाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद माइट, माइट के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करेंगे तो भी3 का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव अपने बाद में भाव लेता है तो भी3 ही लेता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे ही माइट हैव ओन दिस मैच, यानी वह शायद भी कह सकते हैं इसको, या वह इस मैच को जीत सकती थी के सेंस से आसानी से हम रख सकते हैं, वह मैच जीत सकती थी। यानी कि इसमें आप सब थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो मैच जीत सकती थी, इसका मतलब कि वो जीत नहीं पाई, यानी कि कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया, यानी अनफुलफिल्ड रह पाया, यानी कि हो नहीं पाया, पूर्ण नहीं हो पाया, यानी अपूर्ण कार्य को दर्शाने के लिए इसमें हम लोग परफेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसी यानी परफेक्ट फॉर्म को हम अब यदि पैसिव वॉइस में बदलेंगे इसे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और ये पैसिव फॉर्म में हो गया और ये एक्टिव फॉर्म में था। जैसे द प्रॉब्लम माइट हैव सोल्व्ड बाय हिम, यानी समस्या को उसके द्वारा सुलझाई जा सकती थी। तो यहाँ पर परफेक्ट फॉर्म में हो गया, माइट का प्रयोग किया गया है। देखिए सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, माइट का प्रयोग किया गया, हैव का प्रयोग किया गया, बीन का प्रयोग, यहाँ पर बीन का प्रयोग होगा, बीन, और उसके बाद भी3 का प्रयोग हुआ, और बाई का प्रयोग कर कर एक ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ड को रख दिए, यानी समस्या को उसके द्वारा सुलझाई जा सकती थी। और सेकंड जो यूज़ है इसका नाउन के रूप में जब यूज होता है तो ध्यान रखिए यह या इसका अर्थ जो होता है पराक्रम होता है, शक्ति होता है, प्रभाव होता है या बल होता है, यानी ताकत के रूप में यूज करते हैं, फोर्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माइट, माइट यह नाउन के रूप में यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले है और सब्जेक्ट के पहले भाव के पहले है, और भाव के पहले कोई भी वर्ड का प्रयोग करते हैं तो जनरली वो सब्जेक्ट ही आता है। तो सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट क्या होगा, वो नाउन है तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में यहाँ पर आया। तो ध्यान रखें माइट इज राइट, इसका अर्थ तो ऐसे जनरली होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो माइट इज राइट। तो यहाँ पर नाउन के रूप में है, यानी शक्ति की बात कह रहा है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी ताकत होती है उसी की भैंस होती है, यानी उसी का विजयी होता है, यानी वही व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। यहाँ ध्यान रखिए आई पुश्ड द रॉक, मैंने चट्टान को ढकेला यानी पुश किया, विद ऑल माई माइटी, यानी पूरी ताकत के साथ, यानी मैंने चट्टान को
कैसे ढकेला या उसको पुश किया पूरी ताकत के साथ। यहाँ माइट का प्रयोग ताकत के अर्थ में है, यानी पूरी अपनी ताकत के साथ। यहाँ नाउन के रूप में यहाँ भी है और यहाँ भी नाउन के रूप में है। वहाँ आपको एक ऑब्जेक्टिव नाउन के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट के रूप में है और फ्रेज के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो सेम उसी तरह प्रयोग होता है जैसे हम लोग मे एज वेल एज का प्रयोग कर रहे थे, यानी एज वेल का प्रयोग कर रहे थे। तो ध्यान रखिए, तो वही सेम अर्थ देगा, कोई इसमें खास अंतर नहीं है। इसको पास्ट में प्रयोग करें या प्रेजेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट माइट एज वेल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ है आई माइट एज वेल पोस्टपोन द प्रोग्राम, यानी मेरे पास कार्यक्रम स्थगित करने के लिए सही या उचित कारण है, या यहाँ पर आवश्यकता अनुसार इसे था में भी कन्वर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रेजेंट में भी इसको माइट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब यहाँ माइट का जो प्रयोग है वो मे की तरह ही यूज होता है। तो ऐसे में हम है से भी दर्शा सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़ा तो हम था का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी मेरे पास कार्यक्रम स्थगित करने के लिए सही या उचित का कारण था। यदि पास्ट की बात करें तो इसी को पास्ट हम मान लेंगे, यानी पास्ट के सेंस में यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट की बात करें तो हम प्रेजेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बताया था कि जब हम लोग मे का प्रयोग प्रेजेंट के कार्य को दर्शा ही सकते हैं, संभावना को, तो यानी मे से हम जो प्रेजेंट की संभावना को दर्शा सकते हैं, तो हमारे या उसके बदले में हम मे से माइट से क्यों दर्शाएंगे, उसके लिए हम लोग मे से ही दर्शाएं, प्रेजेंट को मे से दर्शाएं और पास्ट के लिए माइट से दर्शाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और अंतर भी स्पष्ट होगा। इन्फिनिटिव के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, यानी इन्फिनिटिव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वैसे में माइट और हैव और 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर 2 प्लस V1 का प्रयोग किए तो ये सेंटेंस का जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटिव के रूप में बन जाएगा। और ऐसे में इसका अर्थ जब लगेगा तो उसमें लगाना पड़ेगा वाक्यांत में शायद ना पढ़ सकता है, या शायद नी पढ़ सकती है, या शायद ने पढ़ सकते हैं का सेंस रख सकते हैं। जैसे इट माइट हैव टू गो देयर, यानी शायद मुझे वहां जाना पड़ सकता था। यहाँ पर शायद ना पढ़ सकता था, ना पढ़ सकती थी, ने पढ़ सकते थे का लगाएंगे तो स्पष्ट हो गया। आई माइट हैव टू गो देयर, यानी शायद मुझे वहां जाना पड़ सकता था। या ये भी कह सकते हैं आई माइट हैव अर्न मनी, यानी शायद मुझे पैसा कमाना पड़ सकता था, यानी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की अपने संभावना को दर्शा रहा है या मजबूरी को दर्शा रहा है कि मुझे ऐसा कर सकता था या मुझे ऐसा करना पड़ता, यानी इसमें संभावना दर्शा रहा है, यानी हो नहीं पाया। ये बात क्लियर हो रहा है इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से बात स्पष्ट हो गया होगा और इसे स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसे यदि आप लोग को पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।